नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की। उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर जो है उसका ये 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमें पढ़ना था मराठों के इतिहास के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे टॉपिक सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब ये देना है कि सवाई जय सिंह के द्वारा जो 1740 में यज्ञ किया गया था, अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस यज्ञ का पुरोहित कौन था, यह आपको कमेंट करके बताना है। और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, यह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, तो आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं मराठों का इतिहास। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। कितना खूबसूरत लाइन लिखी है ये, कि किसी एक व्यक्ति का कार्य ना होकर के एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिमी दक्षिणी भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये आप दक्षिण भारत देखते हैं तो ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र वाला, ये जो भी बातें हो रही है अभी और जो आगे भी घटनाएं होगी वो सब इस क्षेत्र की होगी। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहां के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे हैं। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं, गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते हैं। ये खुले युद्ध से भरसक बसते थे और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जन साधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। और मित्रों, ये है आपके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो मित्रों, इनका जन्म कब हुआ था? 1627 में, यह आपको ध्यान में रखना है। और 1627 में एक मुगल सम्राट की मृत्यु भी हुई थी। किसकी हुई थी? जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। हालांकि उसकी लगभग अक्टूबर के आसपास है, अप्रैल से 4-5 महीने बाद में हुई थी, लेकिन सन 1627 ही था। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जहांगीर की मृत्यु भी 1627 में और शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 में। वे शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था, तो इसलिए जीजाबाई इनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव दादाजी कोंडदेव ने दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ। तो बचपन जो है इनका किन लोगों के बीच में बीता था? तो इनके गुरु स्वामी रामदास जी, इनके दादाजी कोंडदेव, इनकी माता जीजाबाई, जो ये सभी लोग धार्मिक भी थे। वीर पुरुषों की कहानियां ये सब सुनाया करते थे इनको, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी। 12 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर पूना की जागीर प्राप्त की। 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 19 वर्ष की आयु में ही 1646 में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया।
1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कहाँ बनाई थी? रायगढ़ में। शिवाजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खान द्वारा धोखे देने पर शिवाजी ने बगनखे से उसका पेड़ फाड़ डाला था। 1600 देखिए, अफजल खान जो है, मैंने शिवाजी के बारे में एक वीडियो बना रखे हैं, 2 वीडियो हैं। भारतीय इतिहास नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें गहराई से डिटेल में जानकारी दी गई है एक एक घटना की, आप उसको जरूर देखिएगा। तो अफजल खान जो था, इसकी सूचना इनको शिवाजी को पहले ही मिल गई थी कि ये आदमी आपको मारने के जो प्लानिंग है इसका, और इस तरह से आपसे मिलने आ रहे हैं। तो शिवाजी पहले ही जो है वो पहनकर गए थे, वो जो मतलब हथियार, उसमें काम जो है अंदर नहीं आ सकता, तो मुझे अभी जबान पे नाम नहीं आ रहा हूं। तो संधि वार्ता के दौरान अफजल खान द्वारा धोखे देने पर शिवाजी ने बगनखे से उसका पेड़ फाड़ डाला। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी के शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिससे उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा, यह भी पूछा जाता है। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान था इस संधि में, इनके साथ ही होती है, और काफी दूरदर्शी और जो है वो समझदार व्यक्ति थे मिर्जा राजा जयसिंह। इन्होंने शिवाजी को मनाया इस चीज के लिए, और शिवाजी मान गए थे। तो 1665 में होती है ये पुरंदर की संधि। और क्या थी इसकी शर्तें? शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 जो है वो मुगलों को सौंप दिए और अपने पास मात्र 12 रखे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने किलों में से कितने किले सौंप दिए थे मुगलों को, तो 35 में से 23 किले इन्होंने सौंप दिए थे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। जय सिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। 1666 मई में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर दिया। यानी महल के अंदर उनको रख दिया, आराम से महल में रहो, लेकिन इस महल से बाहर नहीं जा सकते, नजरबंद कर दिया। नवंबर 1666 ईस्वी में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। मित्रों, ये जो शिवाजी जब यहां जाते हैं औरंगजेब के पास, तो शिवाजी जय सिंह के विश्वास पर गए थे। शिवाजी को औरंगजेब पर विश्वास नहीं था। शिवाजी ने पहले कहा था कि मुझे इस औरंगजेब पर विश्वास नहीं है, ये मुझे बंदी बना सकता है, ये मरवा भी सकता है। जय सिंह ने अपने विश्वास पर इनको बुलाया, लेकिन वहां औरंगजेब ने जय सिंह के साथ भी दगाबाजी की। जो ही शिवाजी दरबार में जाते हैं तो उनको वो मान सम्मान भी नहीं मिला, और इसके साथ ही उनको नजरबंद भी कर दिया गया कि अब शिवाजी यहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जय सिंह को आत्मग्लानि हुई कि मेरे विश्वास पर यहां आए और औरंगजेब ने मेरे साथ भी दगाबाजी की कि शिवाजी को नजरबंद नहीं किया जाएगा। तब ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब जय सिंह ने हालांकि सामने सहायता नहीं की कि औरंगजेब को दिखा करके खुल्लम खुल्ला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जय सिंह की मदद से ही शिवाजी जो है यहां से निकल भागे थे। और औरंगजेब को बाद में शक भी हो गया था कि ये जय सिंह के काम है, उसी ने भगवाया है, तो इसकी कीमत भी जय सिंह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब जय सिंह दक्षिण की तरफ था, बाद में औरंगजेब ने इसको दक्षिण भेज दिया था जय सिंह को बाद में वापस, और वहीं कोई जहर दे दिया गया खाने में,
औरंगजेब ने जय सिंह के बेटे को भेज दिया था कश्मीर की तरफ, वहां उसकी ठंड से वैसे मृत्यु होगी। इधर ये इसको दक्षिण भेज के इसको मरवा दिया जहर से। तो ये कीमत तो इनको चुकानी पड़ी, सहायता करने की भी कीमत चुकानी पड़ी जय सिंह को। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया। खान देश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ यानी आय का चौथाई भाग वसूलने का लिखित समझौता भी उन्होंने कर लिया। 1670 में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। यह आप ध्यान में रखना है कब कब लूटा था। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो कब होता है राज्याभिषेक? 1674 में, 1674 रायगढ़ में। उपाधि कौन सी धारण की? छत्रपति। और मित्रों, ये जो शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है, ये जो महाराणा प्रताप के द्वारा जो पुस्तक की रचना करवाई गई थी राज्याभिषेक पद्धति, उसी पुस्तक के अनुसार इनका राज्याभिषेक हुआ था। और शिवाजी जो है ये महाराणा प्रताप का बहुत सम्मान भी करते थे, काफी उनका आदर सत्कार करते थे। तो मेवाड़ को कोई कभी दिक्कत नहीं हुई, शिवाजी थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ राजपूताना में। हालांकि महाराणा प्रताप की मृत्यु के कई साल बाद में, लगभग आप मान लीजिए 30 साल बाद में शिवाजी का जन्म होता है। लेकिन शिवाजी महाराणा प्रताप के भी फैन थे बहुत बड़े, क्योंकि शिवाजी ने भी महाराणा प्रताप की संघर्ष की कहानियां सुन रखी थी कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी अकबर से संघर्ष किया। तो शिवाजी जो है वो काफी सम्मान करते थे महाराणा प्रताप का। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर के तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति, बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य, ये आपके सामने एक तस्वीर है कि शिवाजी ने कुछ ही वर्षों में अपना कितना विशालकाय जो साम्राज्य है वो बना लिया था। ये आप देख सकते हैं। ये अफजल खान के द्वारा जो शिवाजी के वध का प्रयास किया गया था, लेकिन शिवाजी ने इसको मार दिया था अफजल खान को। ये बहुत लंबा चौड़ा और वैसे था, लेकिन शिवाजी ने इसको मार दिया था। ये रायगढ़ का किला है महाराष्ट्र में। जिस रायगढ़ की हम बात करते हैं शिवाजी की राजधानी, वो यही रायगढ़ है। अब पढ़ते हैं आगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अब ये दक्षिण के कई साम्राज्य की बात है। संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर और बुका सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली। वे वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में कांपिली राज्य के मंत्री बने। मोहम्मद तुगलक ने कांपिली को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और बाद में मुक्त कर दिया। उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई और उन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया। आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडहरों से की जाती है, जिसे विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। तो हरिहर का जो राज्यारोहण कब हुआ था? 1336 में। इसने होयसेल के सारे प्रदेशों को 1346 में विजयनगर के अधिकार में ला दिया। बुका 1346 में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी हुआ। उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल व चेर प्रदेश तक बुका ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया। हरिहर द्वितीय बुका का उत्तराधिकारी था। तो ये जो कई स्थान हैं, ये हम्पी हो गए या ये कामपिली हैं, तुंगभद्रा नदी कहाँ से कहाँ बहती है, ये चीजें आप सर्च किया कीजिए नेट में,
अपनी पुस्तकों में और ढूंढें उनको, नहीं तो नेट में सर्च करें, गूगल में सर्च करें, मैप में देखें, तो आप और इनको अच्छे से देख पाएंगे। ये एक तस्वीर है कि विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में हम्पी खंडर के रूप में, तो केवल खंडर बचे हैं वहां। उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इस काल में मैसूर, वनारा, त्रिचनापल्ली और कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। देवराय प्रथम को हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से पराजय मिली। 1622 से 26 तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। उसने गज बैठकर हाथियों के शिकारी की उपाधि मिली। किसको? बुक्का का पुत्र था देवराय द्वितीय। उसने बहमनी राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कोंटी और फारस के दूत अब्दुल रजाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सिलोन, श्रीलंका के सामुद्रिक तटों तक पहुंच गई थी। इस साम्राज्य के अंतिम शासक क्रमशः मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी थी कि श्रीलंका तक इस राज्य का जो है वो क्षेत्र फैल गया था, इतने साम्राज्य पर कब्जा था। तो इसमें आपके क्वेश्चन को ध्यान में रखने हैं, जैसे देवराय द्वितीय जो है इसने गज बैठकर की उपाधि मिली थी, हाथियों का शिकारी। और इटली का जो यात्री था निकालो कोंटी जो, और फारस के दूत अब्दुल रजाक इसी काल में विजयनगर राज्य का भ्रमण करते हैं। अब हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। दक्षिण में बहमनी राज्य एवं राजवंश का आरंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन जफर शाह ने 1347 में किया। हसन ने दक्षिण के अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करके और तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया। यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब लिया। तो ये बहमनी साम्राज्य का बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 1347 ईस्वी में एक अधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक का, हसन जफर शाह भी इसी का नाम है, और यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब। तो दोस्तों ये जो गुलबर्ग में इसने अपनी राजधानी बनाई, ये गुलबर्ग है कहाँ पे? तो गुलबर्गा भी कहा जाता है इसको अभी, और ये कर्नाटक का एक शहर है। गुलबर्गा या कुलबर्ग ये एक ही नाम है। 1358 में इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य उत्तर में पेन गंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से पूर्व में भोंगीर तक फैल गया था। विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी, अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा। ये दोस्तों एक मैप है, इसमें आप पहले मैप में देख लीजिए। यहां तो ऊपर राजपूत हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक वाला जो साम्राज्य बता रखा है, ये वारंगल है, और ये विजयनगर साम्राज्य है जो आप देख रहे हैं। ये मैसूर, ये बीजापुर, ये और दौलताबाद, यहाँ जहां मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद कर ली थी। और तो ये बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर की पश्चिमी सीमाएं जो है वो इनसे टकराएगी अब, तो संघर्ष की स्थिति होगी। तो ये देखिएगा, ये जो लाइन है इसके पूरा ये दक्षिण विजयनगर साम्राज्य है, ये ऊपर बहमनी साम्राज्य है। तो विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी, अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा। मुकदल और रायचूर दो सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। बहमनी नौवें सुल्तान अहमद ने कुलबर्ग से राजधानी हटाकर बिदर को बनाया। बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अतः प्रोत्साहन वंश कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी जाकर बस गए। इस कारण दक्षिण और अबिसिनियाई सुन्नी मुस्लिम नाराज हो गए। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवां को, जो राज्य का सेवक रहा, उसे फांसी दे दी। गवां की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन आरंभ हो गया। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी था मोहम्मद गवां, सब कुछ इसी पर ही डिपेंड था, लेकिन इसे फांसी दे दी। आखिरी सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य को 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर बन गए, जिनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया।
बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की स्थिति दयनीय थी, जैसा कि रूसी व्यापारी एथानासियस निकितन ने लिखा है, जिसने बहमनी राज्य का 4 वर्षों तक भ्रमण किया था। तो साधारण प्रजा की स्थिति बहुत खराब थी। अब ये 5 स्वतंत्र राज्य जो है ये कौन से बन गए थे जब बहमनी साम्राज्य टूट गया? बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बरार। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं सिख धर्म के बारे में, प्रादुर्भाव और विकास। तो ये गुरु नानक देव जी की एक तस्वीर है आपके सामने। सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास। 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। असहिष्णुता और घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे में 15 अप्रैल 1669 ईस्वी को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो इनका जन्म भी आपको ध्यान में रखना है, कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469। इनका विवाह है सुलखनी के साथ हुआ था और नानक जी के अध्यात्म के प्रति रुचि थी। तो मित्रों जो गुरु नानक देव जी हैं वो राणा सांगा से उम्र में कितने साल बड़े थे? 13 साल बड़े थे। देखिए ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये सन भी याद हो जाएंगे। राणा सांगा का जन्म होता है 1482 में, अकबर का होता है 1483 में और गुरु नानक देव जी का जन्म है 1469। तो राणा सांगा से कितने साल पहले हुआ था? 70, 80 और 82, हाँ तो 13 साल पहले ही हो गया। तो गुरु नानक देव जी राणा सांगा से उम्र में कितने साल बड़े थे? 13 साल। नानक ने मानुष की जात सबे एक इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। नानक जी इनकी इसी तरह की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। तो भारत जो भ्रमण किया इनकी यात्राएं क्या कहलाती है? उदासियां कहते हैं। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना और गुरु की महानता, मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया और जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था कर्मा दे होगणे नवेड़े, जाति किसे पूछनी नहीं, कि मैं जो कर्म है उनको ही पूछा जाएगा, जाति नहीं। जपू जी, पट्टी, आरती, रहीराम, 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जप्पू जी, पट्टी, आरती, रहीराम, 12 माह, ये फैक्ट है और ये आपको याद करने हैं। सिख धर्म का परिवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों और समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। नानक देव जी की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने जो किया, जो कि नानक के शिष्य थे, उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नानक देव की वाणी को गुरु वाणी के रूप में लिपिबद्ध कराया। लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए। किसने? गुरु अंगद देव जी। 1552 में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को कठोरता से लागू किया, बैसाखी को त्योहार बनाया और सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोइदवाल स्थान पर आया था। गोइदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। तो मित्रों ये क्वेश्चन आपके बन गया कि बादशाह अकबर जो है वो किसके दर्शन करने के लिए गोइदवाल स्थान पर आया था? तो जो अमरदास जी हैं इनके पास। नेक्स्ट है गुरु रामदास जी, 1574 से 81 ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया जो कि अमृतसर कहलाया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है। यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटाया और अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का प्रचलन किया। मसंद प्रथा यानी गरीबों को दान देने की। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे।
तो ये आप ध्यान में रखें, कई बिंदु महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो शिष्य अमरदास जी हैं, अकबर ने इनसे मुलाकात की गोहिदवाल में। और इसके अलावा रामदास जी हैं, इन्होंने अमृतसर जो शहर है ये बसाया था, 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया। अकबर ने किसके कहने से ये कर हटाया था? हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर तो गुरु रामदास जी के कहने पर। इसके अलावा गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का प्रचलन किया। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे गुरु अर्जुन देव जी से। ये सिखों के 5वें गुरु थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।